हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने लास्ट टाइम आपसे बात किया हुआ था कि हमारे किडनी के अंदर हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। आज हम इसी नेफ्रॉन को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे ताकि हमारी सारी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारी जो किडनी होती है वो कहाँ सिचुएटेड होती है, किस तरीके से सिचुएटेड होती है, और हमारी किडनी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो किडनी होती है वहां पे आपको देखने को मिलते हैं दो रीजन, एक होता है कॉर्टेक्स और एक रीजन होता है मेडुला। उसी मेडुला में क्या होता है कि जब आप मेडुला में बीच बीच में मतलब मेडुलरी रीजन के मेडुलरी जो पिरामिड्स होते हैं जो आपके मेडुला में मेडुलरी पिरामिड्स के बीच बीच में जो स्पेस होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्डिनी या फिर रेनल कॉलम कहते हैं, ये सब स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था। और मैंने बताया था कि उसी मेडुला में आपको देखने को मिलते हैं एक स्ट्रक्चर जिसे कि हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। और ये नेफ्रॉन केवल एक या दो नहीं होते, ये नेफ्रॉन पूरे मेडुला के अंदर जो होते हैं वो स्प्रेड होते हैं और तकरीबन मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हमें मेडुला के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में मैंने आपसे आखिरी वीडियो में बात किया। और ये नेफ्रॉन की अगर हम बात करेंगे, मतलब अगर हम आपसे नेफ्रॉन के बारे में बात कर ही रहे हैं तो आप ये भी जान लीजिए कि आपकी किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। मतलब कि मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको या इससे आने वाले वीडियो में आपको जो भी फंक्शन बताऊंगा वो केवल एक नेफ्रॉन का बताऊंगा। उस तरीके से लाखों नेफ्रॉन के अंदर सेम फंक्शन परफॉर्म होगी, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। मतलब हर एक नेफ्रॉन में वही फंक्शन परफॉर्म होगी और फाइनल फंक्शन के बाद में जो हमारा यूरिन हमको मिलेगा उस यूरिन को हम कलेक्ट करेंगे पेल्विस में और फिर भेजेंगे उसे यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा के थ्रू उसको बाहर कर देंगे। ठीक, ये सिंपल मैकेनिज्म है। बट मैंने आपको कहा था कि ये मैकेनिज्म जब आप पढ़ते हैं तो ये तो बहुत ज्यादा सिंपल और एकदम सिंपली वे में मैंने आपको बता दिया, छोटे बच्चों वाली चीज है। लेकिन जब आप बात करते हैं डिटेल के बारे में तब आप उस नेफ्रॉन के अंदर होने वाली हर एक प्रोसेस को पढ़ते हैं। तो हमारे नेफ्रॉन में जनरली दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है जिसे हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं और एक पार्ट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग जो है टिब्यूल कहते हैं, रेनल टिब्यूल कहते हैं। अब सवाल इस बात का है कि ग्लोमेरुलस क्या है और रेनल टिब्यूल क्या है। दरअसल इनको स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के बेसिस पे हमने डिवाइड किया है। जो ग्लोमेरुलस रीजन होता है वो हमारे किडनी के अंदर आने वाले ऐसे ब्लड जिसमें यूरिया होती है उसको ये फिल्टर करते हैं। मतलब कि जो ग्लोमेरुलस होता है वो नेफ्रॉन का वो पार्ट होता है जहां पे ब्लड आता है किडनी के अंदर और ग्लोमेरुलस में जाता है और वहां पे उस ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन जहां हुआ वो ग्लोमेरुलस है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं। और जो बाकी का पोर्शन होता है आपके नेफ्रॉन का, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है उसका जो बाकी का पोर्शन होता है वो पोर्शन बेसिकली आपका परफॉर्म करता है फंक्शन जैसे कि रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, कलेक्शन। ये सारी चीजें जो होती हैं ये होती हैं आपके नेफ्रॉन के टिब्यूल वाले पोर्शन में, और फिल्ट्रेशन जो होता है वो होता है आपके किडनी के ग्लोमेरुलस पोर्शन में। तो इतनी बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो किडनी में जो सबसे पहला जो आर्ट्रियोल आता है, मतलब जो सबसे पहले जब ब्लड फिल्टर होने के लिए नेफ्रॉन में आती है तो उसकी सबसे पहले मुलाकात होती है ग्लोमेरुलस से, मतलब कि ग्लोमेरुलस वाले रीजन से। तो ग्लोमेरुलस वाला जो रीजन होता है वो रीजन होता है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल को आप हमेशा याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ये बोमेन कैप्सूल वो रीजन होता है जहां पे जो आर्ट्रियोल है, मतलब जो ब्लड आपकी आ रही है किडनी के अंदर, वो पहले आती किसके थ्रू है, पहले वो आती है रेनल आर्टरी के थ्रू। किसके थ्रू आई, रेनल आर्टरी के थ्रू वो आई। और रेनल आर्टरी के आने के बाद जब वही जो आपकी आर्टरी है जब वो पहुंची कहां पे, किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में, तो वो कन्वर्जन हुआ उसका किसमें, आर्ट्रियोल में। और फिर यही आर्ट्रियोल जो है एंटर करती है आपके नेफ्रॉन में। कहां एंटर करती है, नेफ्रॉन। जैसा कि मैंने आपको कहा कि किडनी सबसे बड़ा यूनिट है, किडनी सबसे बड़ी चीज है, उसके अंदर मौजूद होता है मेडुला और कॉर्टेक्स और उसके अंदर छोटे छोटे नेफ्रॉन होते हैं। तो उसी तरीके से जब आर्टरीज आई तो आर्टरी सबसे बड़ी यूनिट, सबसे मोटा ब्लड, और जब वो अंदर की तरफ आई, जब वो क्या आई, अंदर की तरफ आई, तो अंदर की तरफ आते वक्त वो जनरली क्या हो गई, वो डिवाइड करके आर्टरी से क्या बन गए, आर्ट्रियोल बन गए। क्या बन गए, आर्ट्रियोल। और वही आर्ट्रियोल जो बना हुआ है वही आर्ट्रियोल आएगी आपके बोमेन कैप्सूल में, जिसे आप ग्लोमेरुलस जहां पे होगा, ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जहां पे होगा उस रीजन में आपकी आर्ट्रियोल आई है। क्या आई है, आर्ट्रियोल।
तो वो आर्ट्रियोल जो ब्लड को लेकर के ग्लोमेरुलस में आ रही है, जो ब्लड को लेकर के बोवेन कैप्सूल में आ रही है, उस तरह के आर्ट्रियोल को हम लोग बोलते हैं अफरेंट आर्ट्रियोल। ए आगे लगाइएगा, ठीक है, अफरेंट आर्ट्रियोल। ओके, तो अफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड को आर्टरी से लेकर के आ रही है और आ गई बोवेन कैप्सूल के अंदर। अब बोवेन कैप्सूल को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बोवेन कैप्सूल जो होता है, जब आप उसको जूम करके देखते हो तो पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिए कि जब आर्ट्रियोल अफरेंट आर्ट्रियोल आती बोवेन कैप्सूल के अंदर, तो बोवेन कैप्सूल के अंदर वो कन्वर्ट होती है किसमें? कैपिलरीज में। किसमें? बोवेन कैपिलरीज में। दैट कैपिलरीज इज नोन एज बोवेन कैपिलरीज। क्यों? क्योंकि ये बोवेन कैप्सूल के अंदर है, तो ये बोवेन कैपिलरीज में कन्वर्ट होती हैं। और ये जो बोवेन कैप्सूल होती है ना, इसकी कुछ अपनी इंपॉर्टेंस होती है, इसका कुछ अपना स्ट्रक्चर होता है। क्या स्ट्रक्चर है? देखिए, नॉर्मली कैपिलरी को अगर आप देखोगे तो नॉर्मल कैपिलरी के अंदर आपको दो लेयर देखने को जरूर मिलेगी। एक आपको देखने को मिलती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो सबसे ऊपर वाली है, और एक मिलती है सबसे अंदर वाली, जिसे हम लोग एंडोथेलियल कहते हैं। ठीक है, तो एंडोथेलियम और बेसमेंट ये नॉर्मल कैपिलरीज की लेयर हैं, लेकिन बोवेन कैप्सूल की जो कैपिलरी है उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज भी देखने को मिलती है, जिसका नाम है पोडोसाइट। क्या नाम है? पोडोसाइट नाम है उसका। तो यहां पे किनारे की तरफ पोडोसाइट्स होते हैं ऊपर साइड में, जैसा कि आप सब डायग्राम में देख पा रहे होगे। तो यहां पे जो कैपिलरीज आ रही है, जो मतलब जो ब्लड को लेके आ रहा है, वो अफरेंट है। अफरेंट आया, वो गया बोवेन कैप्सूल के अंदर, और जब वो बोवेन कैप्सूल में गया तो वो बोवेन कैप्सूल में कन्वर्ट हो गई कैपिलरीज में। इन कैपिलरीज में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन कैपिलरीज की खास बात यह है कि इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। मैंने पहले तो आपको यही बता दिया ना कि भाई ये कैपिलरीज आम कैपिलरी के मुकाबले अलग है, क्योंकि यहां पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग जनरली पोडोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पोडोसाइट। और ये केवल ग्लोमेरुलस के अंदर या बोवेन कैप्सूल के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, पोडोसाइट्स होते हैं वो पूरी कैपिलरीज को कवर किए रहते हैं। कहीं कहीं पे पोडोसाइट्स बीच बीच में खाली रहता है। पोडोसाइट्स के उस खाली प्लेस को हम लोग स्लिट कहते हैं, फेनेस्ट्रेशन स्लिट बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर। और जो कैपिलरीज बोवेन कैप्सूल के अंदर आती हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। भैया फिल्ट्रेशन होना है ना, फिल्ट्रेशन के लिए पोर्स जरूरी है कि नहीं? तो उन कैपिलरी में बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं, जिससे तकरीबन 100 नैनोमीटर छोटी इतनी चीजें जो है 100 नैनोमीटर छोटी चीज ब्लड से फिल्टर होकर के बोवेन कैप्सूल में आ सकती है। 100 नैनोमीटर, लेकिन बोवेन कैप्सूल में भी नहीं आएगी। ध्यान सुनते रहिए, बात आपको समझ में आएगी। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले एंडोथेलियल है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर आखिरी में है पोडोसाइट्स। ये तीन लेयर को जब मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कोई चीज जाएगी ना, वही चीज बोवेन कैप्सूल के अंदर एंटर करेगी ब्लड से। फिर ध्यान सुनिए, ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी से अगर कोई चीज फिल्टर होकर के जानी है किसमें? बोवेन कैप्सूल में, तो उसे तीन लेयर को सामना करना पड़ेगा। नंबर 1 एंडोथेलियल, नंबर 2 आपकी है बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड नंबर 3 पोडोसाइट्स। अगर ये इन तीनों चीजों को क्रॉस करती है और फाइनली बोवेन कैप्सूल में पहुंचती है, तो आपको पता है उस पार्टिकल का कितना होगा साइज? 7 से लेकर के 9 नैनोमीटर का होगा। इतना छोटा होगा। लेकिन अभी आप तो बोलेंगे सर आप तो बताए कि 100 नैनोमीटर के पोर्स अंदर आवा। यस, वो पोर्स बड़े होते हैं, लेकिन उस पोर्स के बाद भी मेम्ब्रेन मौजूद है। उस पोर्स के बाद भी ऐसी मेम्ब्रेन्स होती हैं हमारे कैपिलरीज में, बेसमेंट मेम्ब्रेन्स या फिर पोडोसाइट्स, कि वो इतने बड़े लार्जर मॉलिक्यूल को नहीं जाने देंगी। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कैपिलरीज कवर्ड होती हैं पोडोसाइट से, रेनल ट्यूब्यूल के अंदर। तो इन सब चीजों को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्लियर? इतनी बात सबको क्लियर है? ओके, अब इतनी बात समझिए। अब जो भी बोवेन कैप्सूल के कैपिलरी से चीजें अंदर आएंगे, आप और डिटेल में देख सकते हैं। फेनेस्ट्रेशन स्लिट कहते हैं, जो पोडोसाइट्स के बीच में जो गैप्स होते हैं उन्हें फेनेस्ट्रेशन स्लिट कहते हैं। एंडोथेलियम जो फेनेस्ट्रेशन होते हैं, मतलब जो एंडोथेलियम पे जो छोटे छोटे पोर्स में, उन्हें एंडोथेलियम फेनेस्ट्रेशन कहते हैं। डायग्राम में आपको सब कुछ दिख रहा होगा। फिर उसके बाद बीच की एक लेयर जिसे बेसल लैमेला या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, और अंदर की सबसे लेयर को हम लोग एंडोथेलियल कहते हैं। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई चीज आर्ट्रियोल से कैपिलरी के अंदर आ गई। अब कैपिलरी से फिल्टर होकर के जाना है उसको कहां पे भैया? जाना है उसको आपके बोवेन कैप्सूल में। तो बोवेन कैप्सूल में वही चीज अंदर जाती है जिनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। पहली चीज, लार्ज ब्लड सेल्स अंदर नहीं जा सकती, उनका साइज बहुत बड़ा होता है, और ये एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहने का मतलब ये है कि जो चीज बहुत माइन्यूट, बहुत छोटी होगी, वही अंदर जाएगा। क्योंकि भैया इसमें एक फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, केवल फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी से चीजें नहीं बाहर जा रही, इसके अंदर कई लेयर्स को क्रॉस करके चीजें बाहर जा रही है। नेगेटिव मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो भी नहीं जा सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मॉलिक्यूल्स
पास नहीं कर सकते इस मेम्ब्रेन को, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिड साइज प्रोटीन, जो मिड साइज प्रोटीन है वो भी नहीं जा सकती हैं, वो भी बहुत बड़ी होती हैं, 27 to 28 नैनोमीटर की होती हैं, वो भी नहीं जा सकती भाई, 7 to 9 नैनोमीटर की जाती है। शुरुआत में तो फिल्टर हो जाती है। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको बताऊं, जब एंडोथेलियम होती है ना, तो बहुत सारी जो पार्टिकल होते हैं ना, वो 100 नैनोमीटर को क्रॉस करके निकल जाते हैं, वो क्रॉस कर जाते हैं ग्लोमेरुलस बोमेन कैप्सूल के अंदर नहीं जा पाते हैं, लेकिन 2 लेयर के बीच में तो चले ही जाते हैं, वो 2 लेयर के बीच में चले जाते हैं, लेकिन वो एकदम अंदर नहीं जा सकते। एकदम अंदर क्यों नहीं जा सकते? एकदम अंदर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि रीजन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है, उनकी साइज जो है वो इतनी पतली नहीं जो पोडोसाइट्स वाले पोर्स को जो है वो क्रॉस कर सके। उसके लिए 7 to 9 तो वहीं से वापस हो लेते हैं ब्लड में, वहीं से फिल्टर होते हैं, फिर वहीं बाहर हो लेते हैं। बोमेन कैप्सूल के अंदर नहीं जाते, लेयर के बीच ही में रह जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या क्या चीजें अंदर जाती हैं? वाटर जा सकता है, ग्लूकोज जा सकता है, एमिनो एसिड जा सकता है, वेस्टेज जा सकता है जैसे कि यूरिया वगैरह जा सकते हैं। ये सारी चीजें जो है वो क्रॉस करके मेम्ब्रेन के वहां जा सकती है। फेनेस्ट्रेशन स्लिट को क्रॉस करना पड़ेगा, रिमेंबर, ना केवल फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी को क्रॉस करना पड़ेगा बल्कि कि उन्हें फेनेस्ट्रेशन स्लिट को भी क्रॉस करना पड़ेगा। और फेनेस्ट्रेशन स्लिट की साइज बहुत छोटी होती है, उसमें नॉर्मल चीजें जो है वो नहीं पाती। जैसा कि आप सब इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, 3 लेयर्स हैं। एक है आपकी कैपिलरी वॉल, ठीक है, एंडोथेलियम, दूसरी है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरी बहुत सारी चीज बीच में आ गई। ये देखो लार्ज ब्लड वेसल्स, ये सब बीच में आ सकते हैं, ये सब फिल्टरों के बीच में आ सकते हैं, क्रॉस करके आ सकते हैं, लेकिन ये पोडोसाइट्स के बाहर में अंदर नहीं आ सकते। ये पोडोसाइट्स के अंदर जा ही नहीं सकते। ये डायग्राम सब में अगर इन्होंने पोडोसाइट को क्रॉस कर दिया, तो पोडोसाइट को क्रॉस करने के बाद तब ये पहुंचेंगे बोमेन कैप्सूल में। अब मान लीजिए गुरु, अब यहां से खेला शुरू हुआ। अब बोमेन कैप्सूल में चीजें चली आई हैं, बोमेन कैप्सूल में चीजें चली तो आई हैं, मैं मान भी रहा भाई बोमेन कैप्सूल में चीजें आ गई, लेकिन वहीं पे तो सारा खेल शुरू हो रहा है। बोमेन कैप्सूल में जब चीजें फिल्टर होकर के चली आती हैं तो वहां पे न केवल आपके हार्मफुल चीजें होती हैं बल्कि बहुत सारी यूजफुल चीजें, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा कि हमारे पास वाटर भी हमारे लिए यूजफुल है, हमारे लिए एमिनो एसिड भी यूजफुल है, हमारे लिए बहुत सारी प्रोटीन्स भी होती हैं वो भी यूजफुल है, ग्लूकोज यूजफुल है। तो हमारे लिए ये सारी चीजें जो है वो यूजफुल होती है। तो हमें इनका क्या करा देना है? हमें इनका कराना होता है रीअब्जॉर्प्शन। तो रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो होता है हमारे पीसीटी के अंदर। क्या किसके अंदर? पीसीटी के अंदर। अब समझिए मेरी बात, ब्लड फिल्टर होने के लिए आ रही है, ब्लड क्या हो रही है? फिल्टर होने के लिए आ रही है, ठीक। लेकिन आपको बताऊं, जब ब्लड फिल्टर होने के लिए आ रही ना, तो ब्लड का बेटा फिल्टर होने के लिए एक प्रॉपर प्रेशर होना जरूरी है उस बोमेन कैप्सूल के ऊपर। अगर ब्लड तेजी से अफरेंट एट्रियोल में नहीं आएगी तो फिल्ट्रेशन उतनी अच्छी तरह से नहीं होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन उतनी अच्छी तरह से नहीं होगा। तो अगर फिल्ट्रेशन अच्छी तरह होना है तो ब्लड को अफरेंट एट्रियोल के अंदर बहुत तेजी से आना पड़ेगा, और तेजी से आने के लिए यहां पे एक रेट काम करता है जिसे हम बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। याद रखिएगा, अगर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल है, अच्छा है, तो फिर बोमेन कैप्सूल के अंदर चीजें आराम से फिल्टर हो जाएंगी। लेकिन अगर GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, कम हो गया, मतलब कि ब्लड फिल्टर होने की जो रेट है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो ब्लड उतनी अच्छी तरह से फिल्टर नहीं होगा। ब्लड जो है इफरेंट एट्रियोल से वापस लौट जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ब्लड इफरेंट एट्रियोल से वापस लौटेगा। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन अच्छे से हो, वो उस फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी और जो है फेनेस्ट्रेशन स्लिट को क्रॉस कर सके, इसके लिए GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, बना रहना चाहिए इक्वल। अब क्या होगा अगर वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन ना चले? देखो ध्यान सुनो, मान लीजिए बोमेन कैप्सूल है आपकी, बोमेन कैप्सूल है ना। अब बोमेन कैप्सूल का काम है कि ब्लड को फिल्टर करना, ठीक। अफरेंट एट्रियोल से ब्लड आ रही, लेकिन अचानक से ब्लड का प्रेशर क्या हो जाए? कम हो जाए। ब्लड जितनी तेजी से आ रही उतनी तेजी से ब्लड आना क्या हो जाए? बंद हो जाए। अब भैया लो, हुआ हंगामा। अगर मान लीजिए कि ब्लड उतनी तेजी से नहीं आ रही है तो GFR, फिल्ट्रेशन रेट, क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भाई आप जितना झटका से किसी को तो फिल्टर करने के लिए भेजोगे, उतने झटके से उसका फिल्ट्रेशन अच्छी तरह से होगा। लेकिन मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर तो लो हो गया, जो ब्लड आ रहा है किडनी के अंदर उसका प्रेशर क्या हो गया? लो हो गया। अब जब ब्लड लो हो गया तो फिल्ट्रेशन अच्छा रहेगा, मतलब GFR क्या हो गया? GFR की वैल्यू जो है वो घट गई। तब क्या करती है कि उसी आर्ट्रियोल के पास में, मतलब उसी अफरेंट आर्ट्रियोल के पास में मौजूद होती है JGA सेल या फिर JGA अपैरेटस, मतलब JG अपैरेटस। ये जो JG अपैरेटस होते हैं ये दरअसल आपके किडनी के ही पार्ट हैं, दैट इज अ DCT,
ठीक है ना, ये डीसीटी के पार्ट है और ये वो पार्ट होते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के, वो पार्ट होते हैं जो आपके ब्लड के प्रेशर को, उसके लेवल को मेंटेन करने का काम करेंगे कि मतलब आपका जीएफआर हमेशा बना रहे। तो इसके लिए वो क्या काम करते हैं कि जो आपके बोमेन कैप्सूल के पास में एक सेल्स, कुछ स्पेशल सेल्स होती है जिनका नाम है जेजी सेल्स। ये सेल्स कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स रिलीज करती हैं जिनका नाम है रेनिन। क्या नाम है? रेनिन। जब ये रेनिन रिलीज होती हैं तो रेनिन के रिलीज होने से एक केमिकल एक्टिवेट होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन, और एंजियोटेंसिन के एक्टिवेट होने से बहुत सारे फैक्टर्स और एक्टिवेट होते हैं जिससे ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जब ब्लड बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, तो जाहिर तौर पे फिल्ट्रेशन रेट फिर से नॉर्मल हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि अगर बोमेन कैप्सूल में सही तरीके से ब्लड फिल्टर नहीं हो रहा है, सही तरीके से ब्लड नहीं आ रहा है, तो वो रेनिन रिलीज करेगा जिससे कि ब्लड फिल्ट्रेशन जो है वो नॉर्मल हो जाए। ब्लड फिल्ट्रेशन नॉर्मल होने के बाद फिर आपकी जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है या जो भी चीजें फिल्टर हुआ है वो पहुंचता है बोमेन कैप्सूल। लेकिन बोमेन कैप्सूल में पहुंचने के पहले बहुत सारी चीजें जो बोमेन कैप्सूल के अंदर आ तो गई हैं लेकिन उतनी आसानी से नहीं जा पाती हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, वो वापस बोमेन कैप्सूल में लौट जाती है, मतलब वो वापस ब्लड में लौट जाती है प्रेशर के कारण। दैट इज ड्यू टू प्रेशर, जिसके बारे में आगे आपसे और बात कर लूंगा। तो यहां पे आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना कि जो भी चीजें फिल्टर हुई रहती है बोमेन कैप्सूल में वो मूव करके जाती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है वहां पे ये एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उस हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आपके बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है। क्या कर ली जाती है? वो आपकी एब्जॉर्ब कर ली जाती है। एक चीज और ध्यान सुनिएगा कि आपकी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में तकरीबन 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर होता है। मतलब जो ब्लड आ रही है उसमें तकरीबन, जो फिल्टर होने के लिए आ रही है उसमें से तकरीबन 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर होने के लिए आती है किडनी में हर एक मिनट। हर एक मिनट में 1100 से मतलब तकरीबन 1 से 1.5 लीटर के आसपास ब्लड आती है किडनी के अंदर, जिसमें से तकरीबन मतलब जितना ब्लड आ रहा है, ठीक है, उसका जितना पंप किया जा रहा है ब्लड, उसका तकरीबन 1/5 का एक हिस्सा जो होता है वो जनरली आपका पंप होने के लिए आता है पर मिनट के लिए। द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होती है वहां पे ब्लड प्रेशर जो होता है उसी कारण वो 3 लेयर को क्रॉस करता है, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे सारी बातें बता दी है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला बात जो यहाँ पे जीएफआर का है, जीएफआर कैसे कम हो जाता है। देखो क्या होता है कि नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर जो जीएफआर, जो हेल्दी इंडिविजुअल होता है उसके अंदर जो जीएफआर की वैल्यू होती है वो होती है 125 ml पर मिनट। मतलब कि इतना ब्लड फिल्टर होना चाहिए 125 ml पर मिनट, दैट इज 180 लीटर पर डे। इतना आपका फिल्ट्रेशन होना ही होना चाहिए। अगर आप इतना फिल्टर नहीं कर रहे हो, किडनी अगर इतना फिल्ट्रेशन नहीं कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि उसका जीएफआर वैल्यू कम हो गया है। और जैसे उसका जीएफआर वैल्यू कम होगा वहां पे मौजूद जो जेजीए सेल्स होंगी, जेजीए रीजन होगा, वहां पे जेजी सेल्स होंगी, वो रेनिन रिलीज करना शुरू करेंगी ताकि दोबारा से ये सारी चीजें हो जाए। अब क्या होता है कि जब चीजें फिल्टर हो गई, चीजों के फिल्टर होने के बाद में 99% ऑफ जो फिल्ट्रेट होता है वो जाता है रेनल ट्यूब्यूल में, और रेनल ट्यूब्यूल में जाने के बाद जो है उनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो यही लिखा है कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे 180 लीटर पर डे विद दैट ऑफ द यूरिन रिलीज 1.5 लीटर। जो यूरिन रिलीज होता है वो हम पूरे दिन में कितना कर रहे हैं? 1.5 लीटर। और हम फिल्टर कितना कर रहे हैं? हम फिल्टर कर रहे हैं 180 लीटर। तो 180 लीटर हम फिल्टर कर रहे हैं और रिलीज करने कर रहे हैं 1.5 लीटर। इस तरह से हम तकरीबन 99% जो चीज होता है अपने यूरिन में उसको क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर ले रहे। भाई हमने फिल्टर किया 180 लीटर, लेकिन हमने क्या कर दिया? हमने जो रिलीज किया यूरिन वो किया 1.5 लीटर। इसमें से तकरीबन 99% जो चीजें होती हैं वो हम रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं, और यही चीज कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन, जो होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। और इस ट्यूब्यूल में यही सारी चीजें नहीं होती। इस ट्यूब्यूल के अंदर एक्टिवली पैसिवली दोनों तरीके से चीजों को एब्जॉर्ब किया जाता है। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लो कंसंट्रेशन टू हाई जाती हैं, कुछ ऐसी तो हाई टू लो जाती हैं। तो ये एक्टिवली भी जाती है और पैसिवली भी जाती है। कौन कौन सब्सटेंस रीएब्जॉर्ब किए थे? ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, सोडियम हो गया, ये सारी चीजें रीएब्जॉर्ब कर ली जाती है। इस बात को आपको ध्यान रखना। और ये कहां होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल
डिस्टल कॉर्नेटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेले, मतलब पूरे टिब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन लगा रहता है। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन, जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन जो होते हैं वो फिल्ट्रेट होते हैं। एक बात और याद रखिएगा, यहां पे जो ब्लड होती है, जो आपकी ब्लड होती है, ब्लड से मतलब जिस समय फिल्ट्रेशन हो रहा होता है रेनल टिब्यूल में, जिस समय मटेरियल होता है उसी समय रीअब्जॉर्प्शन के समय ही सिक्रीशन भी होता है। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो नेफ्रॉन से, जो टिब्यूल से रेनल टिब्यूल की सेल्स में जाती हैं, फिर ब्लड में जाती हैं, कुछ चीज रीअब्जॉर्ब होती हैं। जो कुछ चीजें रेनल टिब्यूल द्वारा रीअब्जॉर्ब होती हैं और कुछ चीजें जो होती है वो सिक्रीट होती है। सिक्रीट क्या होती है? सिक्रीट होती है हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन, ताकि सेल का पीएच वैल्यू वगैरह, आयनिक वैल्यू वगैरह मेंटेन रह सके। तो हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन सिक्रीट करता है ब्लड और बदले में वहां से ले लेता है बाइकार्बोनेट, दैट इज SCO3। तो SCO3 ले लेता है नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन दे देता है किसको? टिब्यूल के अंदर, ताकि उसको वो क्या कर सके? एक्सक्रीट कर सके। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म था ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का, और कुछ और बातों के बारे में मैंने बताया। लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा यूरिन फॉर्मेशन और फंक्शन ऑफ टिब्यूल के बारे में। तब तक ले बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।